Good morning, all students. Hindi medium students, most welcome in this video. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, यानी पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। कल इससे संबंधित आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया था कि क्या पौधे और जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या पौधे और जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये क्वेश्चन आपने कल कर लिया था। तो इसमें हमने देखा कि हम मतलब जंतु या पशु की बात करें हम, तो हम लगभग 7 से लेकर 7.8 पीएच मान के मध्य, ठीक है, हमारा शरीर काम करता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। 7.0 से 7.8 और इसका एवरेज निकाले तो 7.4 होता है और 7.4 हमारे रुधिर का पीएच मान है। कहने का मतलब हमारा जो सिस्टम है शरीर का वो 7.4 पर सबसे अच्छा क्रियाशील होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कल आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था, आपने इसके बाद बात कर ली थी अम्लीय वर्षा। अपने आप में ये भी अलग से क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा है क्या? एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन? तो अम्लीय वर्षा को समझने के लिए मैं एक बार और आपको क्लियर बता दूं, क्वेश्चन अलग से भी अम्लीय वर्षा के नाम से आ जाता है। तो यहां मैं ये कहूंगा कि हमारे वातावरण में वायु प्रदूषण बढ़ने से, वातावरण में वायु प्रदूषण बढ़ने से विभिन्न प्रकार की गैसों से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के कण वायुमंडल में चले जाते हैं और ये सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के कण वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से यानी बादलों से क्रिया करके और ये अम्ल का निर्माण करते हैं। सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन से कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल बनता है। और जब यह अम्ल, जब संघनन की क्रिया होती है, संघनन का मतलब होता है वाष्प का जल में बदलना, यानी बारिश का होना। जब बारिश होती है तो बारिश के समय ये अम्ल पृथ्वी पर आता है, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब इस जल, यह जो जल है वर्षा का अम्लीय जल, ये हमारे तालाबों में, नदियों में जाता है तो उसमें पाए जाने वाले जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। यह अम्लीय वर्षा का प्रभाव। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ अम्लीय वर्षा को आपने नोट कर लिया होगा और मैं आपको इसमें बता देता हूँ थोड़ा सा। जो मैं बता रहा हूँ ये आपका पूरा जो आंसर है सब बुक में नहीं मिलेगा, बुक में आपको छोटी शब्दों में मिल जाएगा। ये अम्लीय वर्षा है। मैंने आपको क्लियर बताया, क्या बताया कि ये हमारा पूरा वातावरण है। ठीक है, इस वातावरण में क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, अब चाहे वो कारखानों से निकला धुआं हो, वाहनों से निकलने वाला धुआं हो, उस वायु प्रदूषण में से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर गैस के कण कहां जाएंगे? वायुमंडल में। गैस के कण वायुमंडल में जल वाष्प से क्रिया करेंगे
जल वाष्प से क्रिया करके क्या बनाएंगे? अम्ल। ठीक है, कैसे बनाएंगे? इस कार्बन की क्रिया हो जाएगी जल से। जब कार्बन जल से क्रिया करेगा तो बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ऐसे आपको इस तरह लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट लाइन में लिखना है। कैसे? कि कार्बन से बनेगा कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है कार्बोनिक अम्ल? H2CO3। नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है नाइट्रिक अम्ल? HNO3। देखो, इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है। अब ये जल से क्रिया कर रहे हैं तो इसमें है क्या भाई? कार्बन के अलावा क्या है इसमें? जल है। क्रिया करके बनाएगा H2CO3। इसमें क्या है? नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, बनाएगा HNO3। ऐसे ही सल्फर से जलवाष्प की क्रिया होगी और ये बनाएगा H2SO4। तो ये अम्ल है, देखिए। और जब ये अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अलग से क्वेश्चन बन के आता है बेटा कि अम्लीय वर्षा होता क्या है, अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या है, जीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा के द्वारा कई जो इमारतें हैं उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है। यदि हम जंतुओं में बात करें, मनुष्य में बात करें तो त्वचा कैंसर भी अम्लीय वर्षा से होता है, यानी इसका प्रभाव है। ठीक है, अब इसके अलावा एक मैं छोटा सा और क्वेश्चन आपको देता हूं इसमें, शुक्र के बादल कैसे होते हैं? शुक्र के बादल, शुक्र ग्रह है, किसके बने होते हैं? देखो, शुक्र जैसे पृथ्वी ग्रह है ऐसे शुक्र भी एक ग्रह है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, ये सब ग्रह हैं। तो यहां मैं कह रहा हूं शुक्र के कैसे बादल होते हैं। शुक्र को इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं। अब इसका जो वायुमंडल है, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत यानी शुक्र पर जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल, एक तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। ठीक है, अब यदि हमारे दिमाग में है क्या यहां पर जीवन संभव है, क्या यह जीना संभव है, तो ध्यान दीजिए, शुक्र के वायुमंडल में बात करें तो वहां बादल किसके हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के। और जहां बादल सल्फ्यूरिक अम्ल के हैं तो वहां वर्षा में क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बरसेगा। तो सोचिए, क्या हमारा वहां जीना संभव है? हम सोच सकते हैं ऐसा स्थान जहां सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हों, क्या वहां जीना संभव है? तो मैं ये कहूंगा कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होने के कारण वहां यदि वर्षा होगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल की होगी, और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जीवन संभव नहीं है। तो यहां बेटा एक क्वेश्चन ऐसी अम्लीय वर्षा या अम्लीय वर्षा के बाद छोटा सा क्वेश्चन बन गया था कि शुक्र के बादल कैसे हैं। तो शुक्र के बादल सल्फ्यूरिक अम्ल के बने हैं, ये मोटे होते हैं, श्वेत होते हैं, पीले रंग के होते हैं। ठीक है, और यहां जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे बात करता हूं इसी में
मृदा पीएच मतलब मिट्टी का पीएच क्या है। अब मिट्टी के पीएच का प्रभाव देखो क्या है, ध्यान से समझना। अब हम देखें हमारे यहां पर, हमें हमारे खेतों में, हमारे बगीचों में मान लो हम पेड़ लगा रहे हैं, खेत में हम फसल उगा रहे हैं, तो हमें फसल उगाने से पहले, पेड़ लगाने से पहले यदि उस मृदा का पीएच जांच करवा लें, यदि मिट्टी का पीएच पता लग जाए कि हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय है या क्षारीय, मिट्टी का पता लग जाए अम्लीय है या क्षारीय, तो मृदा के पीएच के आधार पर हमें फसल बोनी चाहिए। और इस पीएच से ये पता लग जाता है कि हमारे खेत में कौन सा उर्वरक खाद डलेगा। मृदा का पीएच यदि मान लो अम्लीय है, मृदा हमारी अम्लीय है, पीएच मान 7 से कम है, तो हमें क्षारीय उर्वरक लेना पड़ेगा। और यदि मिट्टी क्षारीय है, हमें एसिड यानी अम्लीय उर्वरक काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें फसल बोने से पहले यदि मिट्टी की जांच करवा लें तो हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन सा खाद या उर्वरक उपयोग में आएगा जिससे फसल की गुणवत्ता अधिक हो। देखिए, यदि मैं पूरे भारत की बात करूं तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा किसान पंजाब और हरियाणा, वहां पर खेती जो करते हैं, पहली बात वहां पर खेत बहुत बड़े हैं, दूसरा खेती करने का तरीका वहां वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। सबसे पहले मिट्टी की पीएच जांच कराते हैं। कैसी? मिट्टी की पीएच जांच कराते हैं सबसे पहले, और मिट्टी का पीएच मान जांच करने से यह अनुमान लग जाता है कि यहां इसमें कौन सा उर्वरक खाद डलेगा। लेकिन कोई भी हमारे यहां का किसान वहां की बिल्कुल नकल नहीं करता। हमारे यहां नकल की जाती है पड़ोस की, पड़ोस वाले ने कौन सा खाद डाला है वही डालूंगा, कब डाला है, कैसा डाला है, कितना डाला है, तो यहां नकल की जाती है, अकल का उपयोग नहीं होता। यदि हम भी हमारे क्षेत्रों में, ठीक है, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, जहां पर भी रबी खरीफ जो भी फसल उगाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा का अनियमितता है, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम। ठीक है, राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, कहीं बहुत कम होती है, कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अनियमित वर्षा होती है, अनियमित जलवायु है हमारे राजस्थान में। तो यदि हम भी पीएच मान ज्ञात करके और यदि हम फसल बोएं तो हो सकता है कि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कोशिश करना, सलाह देना, एक मान जाए घर वाले तो ठीक। मृदा का पीएच फ्री में चेक होता है हमारे यहां पर, जहां भी पंचायत स्तर पर या तहसील स्तर पर कृषि विभाग के छोटे काउंटर, जिसमें भी हम गांव की बात करें तो ग्राम सेवक, इनका काम है ये, इनके द्वारा हम ये काम करा सकते हैं। आपको थोड़ी सी मिट्टी ले जानी है बस, और पीएच मान ज्ञात करने में कोई 10 मिनट भी नहीं लगता। आपको ज्ञात करके ये लो, आपका पीएच मान ये है, मिट्टी का पीएच मान हमारा तो 7.4 है, मानव के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 है। अब हमारे भी, ये तो रक्त का बता रहा हूं, बाकी आमाशय में अलग है, भोजन करने से पहले अलग है, लार का पीएच मान अलग है। ठीक है, तो वो अलग बात है। तो यहां मैं बात कर रहा था मृदा पीएच का। तो मृदा पीएच में आप 3 ही लाइन लिखेंगे कि मृदा पीएच या मिट्टी का पीएच इसलिए आवश्यक है कि मिट्टी के पीएच से यह निर्धारित किया जाता है कि हमारे मिट्टी में फसल उत्पादन के लिए कौन सा खाद या उर्वरक का उपयोग किया जाएगा जिससे फसल का उत्पादन ज्यादा हो सके। ये है बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला मैं पॉइंट लेता हूं। अगला क्वेश्चन, हमारे पाचन तंत्र
हमारे पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। देखिए, दिखा देता हूं आप। देखिए बेटा, अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, हमारे पाचन तंत्र पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन को मैं ये भी कह सकता हूं, उदर की अम्लीयता, क्योंकि पाचन तंत्र का संबंध है उदर से। उदर कहते हैं पेट को। ध्यान से समझना, एक बार में आपको उत्तर याद होगा। पहले आप देख लीजिए चाहे कि हमारा जो उदर है यानी पेट, और पेट में देखो आमाशय, आमाशय में बनता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में लगातार बन रहा है। लेकिन मान लीजिए अपच के कारण भोजन का पाचन बंद हो गया। अपच, अपच का मतलब होता है डाइजेशन बंद। डाइजेशन बंद कब होगा? जब आपने थोड़ा गरिष्ठ भोजन किया है या भोजन अधिक कर लिया है। उस स्थिति में आपकी जो पाचन क्रिया है चक्की हो गई बंद, उसे कहते हैं अपच। लेकिन आमाशय में HCl बनता रहेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या करें अब? जब HCl की मात्रा बढ़ गई हमारे शरीर में, आमाशय में, तो वो HCl दर्द करेगा, जलन करेगा। ठीक है, उसे कहते हैं एसिडिटी। यानी उदर में एसिडिटी हो गई, अम्लीयता बढ़ गई। इस अम्लीयता को दूर करने के लिए, इस अम्लीयता को दूर करने के लिए अब दुर्बल क्षारों का उपयोग किया जाता है, इनो का उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रभाव, क्योंकि एसिडिटी बढ़ी, एसिड बढ़ा तो पीएच परिवर्तित हो गया। पीएच से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति कह रहा हूं ना, अपच, जब भोजन नहीं पच रहा है, उस स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारक उपयोग किया जाता है। एंटासिड मतलब इनो, इनो ये सब एंटासिड है। एंटासिड का मतलब एंट एसिड, जो एसिड के विरुद्ध काम कर रहा है। एंटी, एंटासिड एसिड के विरुद्ध काम करता है, वो एंटासिड है। जैसे इनो है और क्षारीय लवण है, चूने का पानी भी है, पर ले मत लेना, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। जब एंटासिड आपने ले लिया तो आपको एसिडिटी है, उस एसिडिटी से ये क्रिया करेगा, यानी अम्ल की क्रिया क्षार से हो जाएगी और उदासीन हो जाएगा। इसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। ये होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। आप सीधा से ये कहेंगे कि हमारे उदर में अपच की स्थिति हो जाने पर, ध्यान से सुनना, यहां से भी आप नोट कर सकते हो, 3 लाइन बोलूंगा बस। हमारे उदर में अपच की स्थिति हो जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने से उदर में अम्लीयता बढ़ जाती है, यानी अम्ल का मान बढ़ जाता है, जिससे पेट में दर्द, जलन का अनुभव होने लगता है। इससे बचाव के लिए हमें दुर्बल क्षारों का उपयोग करना चाहिए, एंटासिड का उपयोग करना चाहिए, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इनो भी एक प्रकार का एंट एसिड है। बस यहां तक आप इसको करेंगे। देन नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल क्लियर कर लेना पहले, और फिर आप इस पर आ जाना।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखो, पीएच के परिवर्तन से दांतों का क्षय यानी दंत क्षय कैसे हुआ? बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से समझना। हम भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद भी मुंह में दांतों के मध्य कुछ भोजन के छोटे छोटे टुकड़े फंसे रह जाते हैं और मुंह में उन कणों के सड़ने पर अम्ल बनता है। क्या बनता है? अम्ल। जब अम्ल बनेगा तो मुंह का पीएच मान कम होगा कि नहीं? और जैसे ही मुंह का पीएच मान कम हुआ, मुंह का माध्यम हो गया अम्लीय। ठीक है, अब मुंह में माध्यम क्या हो गया? अम्लीय। अब मुंह में दांत उपस्थित है और ये जो हमारे दांत है ना, और दांतों का सफेद भाग जो आपको दिखता है जिस पे आप ब्रश रगड़ते हो, ये कैल्शियम फास्फेट का बना है, इसको एनेमल कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, बड़ी एग्जाम में भी आता है। दांतों का सफेद भाग एनेमल कहलाता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना है। यह कैल्शियम फास्फेट यानी दांतों में कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्रिया किससे कर लेगा? अम्ल से, यानी धातु की क्रिया अम्ल से हो गई। और जैसे ही धातु की क्रिया अम्ल से होती है तो लवण बनता है। तो मुंह का पीएच मान होने पर अम्ल जो बना है वो धातु से क्रिया करके लवण बना लेता है। दांतों पर पीली परत बनना प्रारंभ हो जाती है, जो दांतों के क्षय यानी संक्षारण का प्रारंभ है। इस स्थिति में क्या करें? दांतों को क्षय से बचाने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। तो जितने भी दंत मंजन किए जाते हैं, ये सब दंत मंजन क्षारीय हैं, बेसिक सॉल्यूशन है। आप चाहे कोई सा ही दंत मंजन कर लें, चाहे तो ब्रश में पेस्ट लेके रगड़ लो, आप नीम की दातून सबसे बढ़िया, क्योंकि नीम भी क्षारीय पदार्थ है। अब नीम केवल दांतों को साफ ही नहीं करता, आपके दांतों में यदि कोई जीवाणु या कीटाणु उपस्थित है, उसको भी मारने की क्षमता रखता है। क्योंकि नीम का मतलब, नीम मत समझना, अमेरिका में नीम और हल्दी का तो पेटेंट हो चुका है। नीम और हल्दी का अमेरिका ने पेटेंट किया है, उससे ऐसी ऐसी दवाइयां बनाते हैं, चाहे वो त्वचा से संबंधित हो, दांतों से संबंधित हो। औषधीय गुण के कारण अमेरिका ने भी नीम और हल्दी का पेटेंट अभी किया है, इस पिछले महीने। यानी आयुर्वेद के अंदर आता है नीम और हल्दी। और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। आज जो हम चल रहे हैं एलोपैथी में, एलोपैथी तो बाद की है, ये तो बाद में आई है, जबकि आयुर्वेद हमारा सबसे पुराना चिकित्सा शास्त्र है। उसके अंदर गूढ़ रहस्य है। प्रत्येक वनस्पति, जैसे जंगलों में विभिन्न प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनमें आज हम उनको जानते नहीं है कि वो क्या है, लेकिन उनके अंदर अद्भुत गुण है, अद्भुत गुण। और प्रारंभ में इन्हीं के द्वारा इलाज होता था। आज तो सिर दर्द हुआ, गोली खा ली, गोली खा ली ना, लेकिन वो हमारे शरीर में जाकर निश्चित है कि वो दुष्प्रभाव करेगी। दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन जितना आपने लाभ के लिए लिया है ना, उससे ज्यादा हानि है। क्यों? जब कोई बॉडी के अंदर रसायन जाता है ना, तो वो रसायन नहीं समझता कि कौन सा बॉडी का पार्ट लाभदायक है, कौन सा हानिकारक। हमारी आंत में विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं। जब आप दवाई ले लेते हो तो वो जीवाणु सभी मरते हैं, जो लाभदायक जीवाणु वो भी, और जो हानिकारक है वो भी। इसलिए बेटा मैं ये कहता हूं, आवश्यकता पड़ने पर भी दवाओं का यूज कम से कम हो। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं। तो यहां पर हम देखें, क्षारीय दंत मंजन में जो राख से करते ना, राख वो भी क्षार है।
चूल्हे की जो राख। लेकिन अब राख में जलाया क्या हुआ है, देखो कई बार विभिन्न प्रकार की गंदी चीज जला देते हैं, वो राख नहीं मानी जाएगी। बाकी शुद्ध लकड़ी या आप उपले जलाकर जो बनाते हैं वो राख है, वो भस्म है। और वो भस्म भी क्षारीय होती है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, उसका यूज हम कर सकते हैं दंत मंजन में। बाकी और विभिन्न प्रकार के पेस्ट हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा, जो आपको पसंद है वो आप लें और करें और अपने दांतों को बचाएं। बबूल की दातुन करें, नीम की दातुन करें, आप राख से करें, ठीक है। लेकिन एक मंजन आता है निराला, ये निराला मंजन मंजन नहीं है, ये नशे का कारण है। उसमें तंबाकू होती है बेटा, उस पर लिखा होता है लौंग इलायची काली मिर्च। 5 रुपए की पुड़िया में लौंग इलायची काली मिर्च डालेंगे, सोचने की बात है। 5 रुपए की पुड़िया में लौंग इलायची काली मिर्च आ जाएगी? संभव नहीं है, ठीक है। तो वो उसमें तंबाकू भी डली है, तो वो मंजन नहीं, वो नशा है। आप देखो रोजाना करने वालों को 2-2 घंटे करते रहते हैं। 2 घंटे नशे का टाइम होता है क्या? 2 घंटे मंजन का टाइम होता है 5 से 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। नहीं मसूड़ों को छील दोगे आप तो देखिए बेटा, दांतों को बचाने के लिए आपको ब्रश करना होगा, दंत मंजन करना होगा। देखिएगा, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, 7 से कम है मतलब अम्ल है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, जो मैं कह रहा हूं सफेद भाग, जिसे दंत बलक कहते हैं, इनेमल कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सिलेट या कैल्शियम फास्फेट का बना है, ये वाला याद रखना। कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, यानी कोई आदमी जैसे उसकी बॉडी कंप्लीट सब मतलब जल जाती है, उसके बाद भी उसके दांत मिल जाएंगे। जितना दांत ऊपर दिखता है उससे ज्यादा अंदर गहराई मसूड़े में धसा होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाने पर संचारित हो जाता है और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए देखो क्षारीय दंत मंजन, ये लिख रहा है, क्षारीय दंत मंजन का आपको उपयोग करना है। जो मैं बता रहा हूँ आप इसमें मंजन का उपयोग करने पर अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, मैंने बोला उसको एक बार और सुनना, 2 बार सुनना, आपको वही याद हो जाएगा। एक बार इसको देख लेना। क्लियर? आज के वीडियो में आपको मैं यहां तक ही बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मधुमक्खी के डंक की बात करूंगा कि विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु भी रसायनों के द्वारा अपनी रक्षा कैसे करते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आज के में इतना ही, धन्यवाद।